हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है वेस्टिस एंड देयर इफेक्ट। अलग अलग किस्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसकी क्या इफेक्ट है हार्मफुल एनवायरनमेंट को, उसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट और आज के ज़माने में एक नया वेस्ट भी आ चुका है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये सब वेस्ट और उसकी इफेक्ट क्या होती है एनवायरनमेंट पे हार्मफुल, हम उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉलिड वेस्ट से। सॉलिड वेस्ट रिफर टू एवरीथिंग दैट गोस आउट इन ट्रैश। सॉलिड वेस्ट का मतलब है जो कुछ भी आप कचरे के डिब्बे में डालते हो, ट्रैश जिसको हम कचरा कहते हैं, जो कचरे के डिब्बे में हम डाल रहे हैं, जो कचरे के डिब्बे में गिरता है, वो सब सॉलिड वेस्ट है। म्यूनिसिपालिटी सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करती है फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। ये कलेक्ट होते वहां से एंड डिस्पोज्ड बाय द म्यूनिसिपालिटी, इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है। सारे सॉलिड वेस्ट को बर्न करना पॉसिबल नहीं है। कुछ वेस्ट मटेरियल बर्न नहीं किया जा सकता, वो कंप्लीटली बर्न होता भी नहीं है और उससे पॉइजनस गैस और टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती है। उसको कई बार ऐसे डम्स की तरह रखा जाता है। आप देखिए ओपन डम्स जहाँ पर उसको कलेक्ट किया जाता है, पर वो ब्रीडिंग हाउस बन जाते हैं रेड्स और फ्लाइज के लिए। और हम जानते हैं कि रेड्स और फ्लाइज वेक्टर से ढेर सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज स्प्रेड करने वाले ऑर्गेनिज्म रेड और फ्लाइज के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिज्म डिजीज स्प्रेड करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट का अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो इसके ढेर सारे डिसएडवांटेजेस है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट के टॉपिक के अंदर। ओपन डंप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कचरा खुले में है। मॉनसून के बाद, रेनिंग के बाद वहाँ पर फ्लाइज, रेड्स ब्रीडिंग करने लगते हैं और बेड इंटेंस स्मेल स्प्रेड होने लगती है। अगर उसको जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। उसका एक सब्स्टिट्यूट है सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में वेस्ट मटेरियल को डंप कर दिया जाता है, उसको खड्डा खोद के ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और फिर डर्ट से कवर कर दिया जाता है। इसके लिमिटेशंस भी है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो सिटी में इतना सारा गार्बेज है कि उतने गार्बेज को हम ज़मीन में डंप नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ गार्बेज स्पेशली इन मेट्रोस हैज इंक्रीज सो मच दैट दिस साइट्स आर गेटिंग फिल्ड टू। ये साइट्स भी फिल हो चुकी है, इसकी जगह भी खत्म हो चुकी है। अब कहाँ डालें, अब कहाँ इसको गाड़े। और सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम, सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम द लैंडफिल्स पोल्यूट्स द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो केमिकल्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर वो सॉलिड वेस्ट से वाटर रिसोर्स तक पहुंच गए, आपने ज़मीन में कहीं इसको गाड़ रखा है और इनके केमिकल्स अगर वाटर रिसोर्स तक पहुंच गए, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स तक पहुंच गए, तो वो वाटर भी पोल्यूट हो जाएगा और उससे डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं। सॉलिड वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब है ऐसा मटेरियल जो टूट सकता है, जिसको तोड़ा जा सकता है, जो डिकम्पोज हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल केमिकल में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि बचा हुआ खाना, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे प्लास्टिक, पॉलीएस्टर, पॉलीबैग सब। हम जानते हैं कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। आज जैसा है वैसा ही कुछ सालों के बाद, हजारों सालों के बाद रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी उसको तोड़ नहीं सकती और इसी रीज़न से ये चीज़ें एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रही है और पॉल्यूशन स्प्रेड कर रही है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक के ऊपर, खास करके कैरिंग बैग के ऊपर तो काफ़ी बैन लगा दिया गया। जो पतली प्लास्टिक बैग है हम यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ बैग का। नेचुरल फाइबर कैरिंग बैग भी आती है, सन हेम्प से जो बनती है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तब तक प्लास्टिक बनाने वाले मैन्युफैक्चरर इनलीगली प्लास्टिक बनाते जाएंगे, कैरिंग बैग्स बनाते जाएंगे, जब तक आप खरीदते रहेंगे। जब तक बायर्स प्रेजेंट है, जब तक डिमांड प्रेजेंट है मार्केट में, तब तक कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकता है, तब तक कोई उसको फॉर्म कर सकता है।
जब उसके खरीदने वाले बंद हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो फॉर्म होती भी बंद हो जाएगी। तो हम ही है जो बंद कर सकते हैं प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप लेना बंद कर दोगे तो वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। आप क्लोथ बैग का इस्तेमाल करिए, फाइबर बैग सन हेम्प से बनी हुई जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, आप उसका यूज़ करिए। रिसाइक्लेबल, ऐसे मटेरियल जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है, तो नया ना खरीदे, उसको सेपरेट रखें। प्लास्टिक मटेरियल को सेपरेट रखें, ई वेस्ट मटेरियल को सेपरेट रखें, और उसको अलग से ले जाएगी म्यूनसिपाल्टी। उनके पास ऑप्शन होता है उनको अलग से ले जाकर उनका डिस्पोजल करने के लिए, जैसे कि वेट और ड्राई, ये दोनों कचरे को अलग से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ले जाती थी अहमदाबाद के अंदर, पर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लोग वेट और ड्राई दोनों कचरे एक ही साथ उनको देते थे। इस रीज़न से उनका वो कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, ये 3 अलग अलग टाइप्स हो गए। हम सॉलिड वेस्ट को ये 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। और अब है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा, खास करके उसमें मोस्टली इन्फेक्शियस चीज़ें होती है। सर्जरी के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, ऑर्गन का कोई पार्ट निकला हुआ है, किसी को इन्फेक्शन है, उसका पस है, इन्फेक्टेड ब्लड है, उसमें ढेर सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जिसको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस भी कहते हैं। हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि सर्जरी से पहले डॉक्टर हर एक इंस्ट्रूमेंट को केमिकल से डिसइंफेक्ट करता है या तो ऑटोक्लेव करता है। अब ये केमिकल्स भी उस हॉस्पिटल वेस्ट के साथ एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है इंसिनरेटर्स से, जो आपको फिगर में दिखाया है। हॉस्पिटल वेस्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए इंसिनेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट तरीके का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जनरली हॉस्पिटल वेस्ट को कलेक्ट नहीं करती, उसके लिए स्पेशल प्राइवेट एजेंसीज हैं जो हॉस्पिटल वेस्ट को कलेक्ट करती है, उसको डिसइंफेक्ट करती है और उसको डिस्पोज करती है। उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस कंपनी के साथ, और कॉरपोरेशन वो सर्टिफिकेट आपसे कभी भी मांग सकते हैं। अहमदाबाद के अंदर फेमस हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसको ई कोलाई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है, और ये अलग अलग हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इन सब जगह से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और इसको डिसइंफेक्ट करने के बाद इसका प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नए ज़माने का नया कचरा, नया वेस्ट। टेक्नोलॉजी के ग्रो होने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन्वेंट हुई। हम जानते हैं कि हमारी डेली नीड का पार्ट बन चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मोबाइल्स, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। हम इसके विदाउट अपनी लाइफ को इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर जब ये चीज़ें बिगड़ जाती है, तब इसको हम ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। और इसका आप क्या करोगे बिगड़ने के बाद? तो आपके पास 2 रास्ते अवेलेबल हैं। एक लैंडफिल्स और इंसिनरेटर के थ्रू इसको बरीड कर दिया जाए, या तो रिसाइकल कर दिया जाए। रिसाइकल बेस्ड ऑप्शन है। रिसाइकलिंग प्रोसीजर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से काम की चीज़ें निकाल लेते, जैसे कि मेटल्स, उसको मेल्ट करके वापस से रीयूटिलाइज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक बॉडीज़ को मेल्ट करके वापस से नई चीज़ें बनाई जा सकती है। पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वर्कर्स जब इनमें से चीज़ें निकाल रहे होते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, और इससे उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को और स्किन को डैमेज हो सकता है। Over half of the e-waste in developed world are exported to developing countries. चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलप कंट्री अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो चिप्स होती है उनमें से हम CuFe, Si, Ni, Au ये सब चीज़ें रिकवर करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसीजर में, और फिर इसको हम रीयूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल प्रोसीजर के थ्रू हम वापस यूज़ कर सकते हैं। इससे हम पोल्यूशन से बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को। और अब बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से पॉलीब्डेंट बनाने वाले अहमद खान की। अहमद खान, a plastic sack manufacturer in Bangalore, developed Polybdent. Polybdent is a fine powder of recycled modified plastic.
Polyblend is mixed with the bitumen and used to lay roads. पोलीब्लेंड प्लास्टिक के फाइन पाउडर से मॉडिफाइड करके बनाया गया और बिटुमिन जो रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ मिक्स करके उससे रोड बनाए गए. Blend of polyblend and bitumen enhances the bitumen's water repellent properties and helps to increase road life. ये दोनों के मिक्सचर की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया. रोड की जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी थी वो इंक्रीज हो गई, जिससे मॉनसून के अंदर रोड्स में जो क्रैक होते हैं वो अब नहीं हो सकते. दूसरा, रोड की लाइफ इंक्रीज हो गई. ये रोड्स काफ़ी सस्ते, काफ़ी चीपर होते हैं कन्वेंशनल टेक्निक के कंपैरिजन में. और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि समर के अंदर आपने देखा होगा कि बिटुमिन के मेल्ट होने की वजह से अपर सरफेस जो होती है रोड की वो शाइनी लगने लगती है, पर पॉलीब्लेंड के यूज़ करने की वजह से वो समर ब्लीडिंग भी नहीं होती है. दूसरा, अहमद खान ने प्लास्टिक वेंडर्स को ज़्यादा पैसे दिए. प्लास्टिक वेंडर्स जो भी प्लास्टिक पिक करते थे वो अहमद खान पॉलीब्लेंड मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते थे और बदले में उस प्लास्टिक के ज़्यादा पैसे चुकाते थे. इसलिए वेंडर्स को ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो गया, उनकी इनकम में भी बढ़ावा हुआ. ये पूरा जो रोड बनाया गया था प्लास्टिक से, वो रोड करीबन 30 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ का था, जो आपको फिगर में दिखाया है. दिस रोड इज़ मेड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक. और ये बेंगलोर की एक कॉलेज, बेंगलोर कॉरपोरेशन और अहमद खान, इन तीनों ने मिलकर बनाया था. पर इस रोड की एक प्रॉब्लम रहती है, प्लास्टिक के मेल्ट होने से स्मूथ एंड शाइनी सरफेस क्रिएट होती है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं हो पाता. और रोड पे अगर फ्रिक्शन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पॉलीब्लेंड और बिटुमिन के मिक्सचर से जो रोड बन रहा था उसका. तो अगर इसमें रिसर्च किया जाए तो शायद और ऑप्शंस भी निकल सकते हैं. आज पॉलीब्लेंड मटेरियल को रोड बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा. प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के वेस्ट मैनेजमेंट अगर टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास कोई ऐसी बेस्ट टेक्निक नहीं है कि जिससे प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सके. अब प्रॉब्लम ये होती है कि प्लास्टिक मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है. हम अभी भी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के प्रॉपर डिस्पोजल के लिए बेस्ट टेक्निक ढूंढ रहे हैं, या तो फिर प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जिससे प्लास्टिक रिप्लेस हो जाए. एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट. इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हम डिपेंडेंट थे कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए अदर्स कंट्री के ऊपर. ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया. हम लोगों ने क्रॉप यील्ड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट किया हाइब्रिड स्पीशीज फॉर्म करके, और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स जैसे केमिकल को यूटिलाइज करने के बाद. Inorganics, fertilizer, pesticides, herbicides, fungicides are toxic to non-target organisms that are important components of the soil ecosystem. सिर्फ फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स उन ऑर्गेनिज्म को ही नहीं मारते जो क्रॉप को खराब करते, पर उन अच्छे ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं जो सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करते, सॉइल इकोसिस्टम को मेंटेन करते, जैसे अर्थवर्म. तो फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल के यूज के बढ़ने के बाद आज सॉइल के अंदर उतने अर्थवर्म नहीं मिलते जितने पहले मिलते थे. ये केमिकल्स टॉक्सिक भी है. ये केमिकल सॉइल से प्लांट से हमारी बॉडी में फूड के जरिए आते हैं और हमारी बॉडी में एक बार एंटर होने के बाद बॉडी को लीव नहीं कर सकते. इसलिए ये हमारी बॉडी में इंक्रीज होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं और उससे कैंसर जैसे डिजीज होने का खतरा है, जिसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं जिनमें बहुत हाई अमाउंट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, और हम जानते हैं ये दोनों ही एलिमेंट अगर रेन के थ्रू वाटर की हेल्प से वाटर रिसोर्सेज तक पहुंच जाते तो वो आल्गल ब्लूम को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. इससे यूट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस हम जिसको कह रहे थे, लेक का लैंड में कन्वर्जन, वो बहुत फास्ट हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम्स है कि एग्रोकेमिकल वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनी थी, एग्रोकेमिकल जो भी हम यूटिलाइज करने लगे, उससे डेफिनेटली ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, पर उसकी हार्मफुल इफेक्ट सॉइल को हुई, वाटर पॉल्यूट हुआ, और ख़ास करके ऐसे केमिकल हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमें काफ़ी डिजीज़ करते हैं. ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. एग्रोकेमिकल्स और उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स को देखने के बाद
आज के समय में एक नया फार्मिंग जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। What is integrated organic farming? It is a cyclic zero waste procedure where waste products from one process are cycled in as nutrients for other processes. ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एक प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर आ रही है उसको कोई और प्रोसेस में हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई वेस्ट मटेरियल ना मिले। जीरो वेस्ट प्रोसीजर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने पे प्रेशर करता है, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। रमेश चंद्र डागर, अ फार्मर इन सोनीपत, हरियाणा, इंक्लूडेड बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आपस में ढेर सारी चीज़ों को जोड़ना, सिंक्रोनाइज करना, आपस में डिपेंडेंट जो प्रोडक्ट्स है उसको साथ साथ में डेवलप करना। जैसे कि अगर आप फार्मिंग से जुड़े हैं आप डेफिनेटली बी कीपिंग कर सकते हैं। आप अगर फार्मिंग से जुड़े हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको पता है यूज़ होती है। डेयरी मैनेजमेंट के लिए भी तो आप कैटल्स ग्रो कर सकते हैं, डेयरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर टेक्निक यूज़ करें उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, वेल रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे वाटर प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है समर के अंदर वो नहीं होगी। कंपोस्टिंग कर सकते हैं, अगर आप कैटल्स रख रहे हैं तो उससे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के अंदर, नेचुरल फर्टिलाइज़र। और एग्रीकल्चर तो है ही, आप क्रॉप्स तो डेवलप कर ही रहे, ये सब साथ में करना उसको इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मोस्टली हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते हैं। और इंसेक्टिसाइडल ड्रग्स की बात करें तो इंसेक्टिसाइड्स में भी हम नेचुरल इंसेक्टिसाइडल्स प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाले मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। जैसे नीम के सीड्स का वाटर वो भी यूज़ किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइडल। What are the advantages of organic farming or integrated organic farming? First, they support each other and allow an economical and sustainable venture. देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये एक दूसरे को सपोर्टिव रहते हैं। जैसे बी कीपिंग, एग्रीकल्चर बी कीपिंग को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर कंपोस्टिंग को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर डेयरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ जो ढेर सारे वेंचर को सपोर्टिव हो वो आपस में इंटीग्रेट होगी और आप अलग अलग ऐसे वेंचर से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो इकोनॉमिकली भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सेकेंड, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। नो नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एज डंग इज यूज्ड एज मैन्योर। हम काउ डंग यूज करते हैं, बफेलो डंग यूज करते हैं, उसको कंपोस्टिंग करके नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। Crop waste is used to create compost, natural fertilizer or to generate natural gas, provides energy for the farm. आप क्रॉप में से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उससे फर्टिलाइजर बना सकते हैं, या तो फिर आप बायोगैस प्लांट के बारे में जानते होंगे। ऐसे मटेरियल डिकम्पोज होने के बाद मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उस गैस का इस्तेमाल आप एनर्जी के लिए कर सकते हैं अपने फार्म के अंदर। Ramesh Chandra Dagar has created Haryana Kisan Welfare Club to spread information about integrated organic farming. हरियाणा के अंदर रमेश चंद्र डागर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टार्टिंग की थी और वहाँ पर उन्होंने किसान वेलफेयर क्लब भी बनाया। आज इनमें 5000 से ज़्यादा फार्मर्स हैं। ये उन फार्मर्स को सिखाते हैं कि एक सिंपल एग्रीकल्चर कन्वेंशनल टेक्निक से आप किस तरीके से इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ साथ कंपोस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, डेयरी मैनेजमेंट, बी कीपिंग जैसी चीज़ें करके और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो भी एनवायरनमेंट के साथ सपोर्टिव होकर, फ्रेंडली होकर, जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता, कोई केमिकल इंसेक्टिसाइडल ड्रग्स, पेस्टिसाइडल ड्रग्स, फंगिसाइडल ड्रग्स को भी यूज़ नहीं किया जाता। इससे सॉइल इकोसिस्टम को, वाटर इकोसिस्टम को कम से कम डैमेज होता है और हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी रोक सकते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन न्यू टेक्नोलॉजी और साइंस के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ता गया। हम जानते हैं थर्मल पावर स्टेशन में कोल को बर्न करके
हम वाटर वेपर से टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ढेर सारा कोल मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है थर्मल पावर स्टेशन तक, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल के जलने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये कम से कम अमाउंट में ये मटेरियल होता है, तब भी ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इससे एनर्जी प्रोडक्शन बहुत हाई अमाउंट में होता है। काफ़ी थर्मल पावर स्टेशन आज न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। सबमरीन्स की बात करें तो सबमरीन्स में जो फ्यूल यूज़ होता है, उस फ्यूल की वजह से सबमरीन की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि फ्यूल की जो वेट है वो इतनी है कि इस रीज़न से सबमरीन उस स्पीड से नहीं चल पाता। पर न्यूक्लियर सबमरीन है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि एक तो फ्यूल का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है, इससे सबमरीन काफ़ी हल्की हो जाती है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये फ़ायदे हैं न्यूक्लियर मटीरियल के। यही न्यूक्लियर मटेरियल से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, पर इसके एडवांटेजेस भी हैं। शुरुआती समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप नहीं थी, तो जो भी प्रोजेक्ट्स किए गए उसमें बहुत से फॉल्ट आए, और उनमें से दो मेन प्रॉब्लम की बात करें तो एक्सीडेंटल लीकेज है सबसे पहला एक फॉल्ट, और उसके दो फेमस एग्जांपल्स है 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट्स एंड चेर्नोबिल इंसिडेंट्स, जिसमें न्यूक्लियर लीकेज हुआ था और काफ़ी लोग मर गए थे। चेर्नोबिल इंसिडेंट्स के ऊपर वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, आप ज़रूर सर्च करिए। और उसके बाद लोगों के अंदर डर बैठ गया था, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन से म्यूटेशन होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। और आप जानते हैं कि अगर एक बार डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया, वो म्यूटेशन जनरेशन बाय जनरेशन आगे स्प्रेड होगा। जिस तरीके से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटीज़ पे न्यूक्लियर वेपन छोड़े गए थे, उसकी इफेक्ट आज भी उन लोगों के बेबीज में दिख रही है। अगर हाई डोज है तो इट इज़ वेरी लीथल एट हाई डोजेज, एट लोअर डोजेज इट कॉज डिसऑर्डर सच एज अ कैंसर। कम अगर इसका रेडिएशन है, कम डोज है, फिर भी रेडिएशन से कैंसर होने के चांसेस तो है ही, ज़्यादा डोज से डेथ हो सकती है। और म्यूटेशन से प्रोड्यूस होने वाले जेनेटिकल डिजीजेस आपकी जनरेशन में जनरेशन बाय जनरेशन स्प्रेड होते जाएंगे, और उसको रोकना और उसको रिमूव कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। इसी रीज़न से आज भी कोई भी जगह पर अगर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन रहा है तो लोग उसको अपोज करते हैं। लोगों को आज भी डर है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से किसी दिन अगर रेडिएशन लीक हुआ तो हमें उसकी इफेक्ट होगी। लोग अपोज करते हैं, पर आज टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, न्यूक्लियर स्टेशंस काफ़ी सेफ हो चुके हैं, रेडिएशंस के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसको सबमरीन में यूटिलाइज किया, पावर स्टेशंस में यूज़ किया, रिसर्च में यूज़ किया, उसके बाद ये मटेरियल का जो डिस्पोजल है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे मटेरियल रेडिएशन स्प्रेड करते हैं, वो वाटर के कांटेक्ट में आ गए, सॉइल के कांटेक्ट में आ गए, तो उससे एक्सट्रीम लेवल का पॉल्यूशन होगा। ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन जहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है वहाँ 100 ईयर्स के लिए आप कुछ भी ग्रो नहीं करवा सकते, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो नहीं होती। So it is recommended to store nuclear waste in shielded container buried within the rocks about 500 meter deep below the earth's surface, but the public opposes this method. एक मेथड है जिसके अंदर एक मेटालिक शील्ड के कंटेनर के अंदर हम इस वेस्ट मटेरियल को फिल कर देते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, फिर रॉक्स के अंदर 500 मीटर डीप हम इसको बरीड कर देते हैं। पर इस मेथड को काफ़ी पब्लिक अपोज करती है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर ये वाटर रिसोर्सेज के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो रेडिएशन हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाएगा और कैंसर जैसे हार्मफुल डिजीजेस के हम शिकार हो सकते हैं, और सारे म्यूटेशंस की वजह से होने वाले जेनेटिकल डिजीजेस भी हमें हो सकते हैं।